तो निशा ने सक्सेसफुली अपनी मरी हुई माँ को यहाँ बुला लिया था। पहले तो माँ उसकी जली हुई आई, जैसे आधा अधूरा अंतिम संस्कार हुआ हो वैसे वो उसके सामने आई, लेकिन बाद में वो अपने रियल रूप के अंदर वहाँ पर आ गई। अघोरी ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि अब ये आत्मा कैसे रिएक्ट करेगी इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा, लेकिन निशा प्यार में अंधी नहीं थी, बेवकूफ़ हो चुकी थी। प्यार में लोग अक्सर अंधे नहीं होते, बेवकूफ़ हो जाते हैं। उसको वो अंधे होने का नाम देते हैं ताकि अपने पाप तो छुपाए जाएं। वो प्यार में बेवकूफ़ हो चुकी थी और उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो वहाँ से उठी और चली गई। उसे लगा माँ तो आ गई, लेकिन कुछ डिफरेंस अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन कम से कम उसको अब अपनी माँ दिखाई तो दे रही थी। वो याद करती थी तो उसकी माँ उसके सामने आ जाती थी। ज़्यादा कुछ वो बोलती नहीं थी, जितना निशा ने पूछा उसका जवाब मिल गया। खैर, अगर आपने अभी तक भी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी जो है उन्हीं पार्ट से जुड़ी हुई है। और अगर आप उन पार्ट्स को नहीं देखेंगे तो शायद ये स्टोरी उतने अच्छे से समझ ना आए। ऊपर थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे आपको दोनों ही पार्ट्स के, जाइए उन्हें देखिए और उसके बाद में इसे कंटिन्यू कीजिए। जिन्होंने देख रखा है वो अब यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो निशा जितना भी पूछे उसकी माँ रीमा उन्हें उतना ही जवाब देती थी और ज़्यादा कुछ नहीं। उसे लगता था चलो इतना भी ठीक, कम से कम मेरी माँ मेरे सामने तो है। एक बार की बात है, जब उसकी शादी यहाँ पक्की हो गई थी राहुल के साथ में, तो उसका छोटा भाई कार्तिक, उसकी आदत थी बचपन से ही कि वो अपनी बहन को चिढ़ाया करता था। रैगिंग नहीं या फिर दुखी नहीं, भाई बहन का प्यार या जैसे हमेशा होता है सिबलिंग्स का प्यार जो होता है उसी किस्म का कुछ प्यार था उनका। और इस बात को निशा समझती थी, लेकिन कभी कभी तो इरिटेशन भी हो ही जाती है। सभी लोग, आप में से जितने भी लोगों के सिबलिंग्स होंगे वो ये बात समझ सकते हैं कि एक टाइम के बाद में इन सब चीज़ों से इरिटेशन हो जाती है कि यार इतना ज़्यादा मत बोलो। बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, ना निशा के मन के अंदर कोई नफरत थी अपने भाई को लेकर। अब उसका भाई क्या कहता कि अब तो तेरी शादी हो जाएगी, तू तो जाएगी दूसरे घर में, ये तो तेरा पराया घर है। निशा को अगर कोई ऐसा बोलता था ना कि ये तेरा पराया घर है तो वो बुरा मान जाती थी, क्योंकि वो इन सब बातों में मानती नहीं थी। कार्तिक भी ऐसा था कि नहीं मानता था। सेम गोज टू राज एज वेल, वो भी ऐसे ही थे कि इस तरीके से बच्ची को ट्रीट नहीं करते थे। वो कहते थे बेटा तेरा ये वाला भी घर, तेरा वो वाला भी घर। लेकिन कार्तिक बस छेड़ने में लगा हुआ था, जैसे पिछड़े समाज के लोग बोलते हैं ना कि ये तो बेटी का पराया घर है, उसका असली घर तो दूसरा है। उसी तरीके से वो चिढ़ाता था और कहता था अब तो तू वहां जाएगी, तू तो सिर्फ बर्तन मांजेगी, पोंछा लगाएगी, खाना बनाएगी। अगर जीजू ने तुझे उठाया ना और तू नहीं उठी तो तेरे डंडे पड़ेंगे और फिर वो तुझे बताएंगे कि जो तू राजकुमारी बनी यहाँ पर फिरती है ना, वो राजकुमारी तू वहां पे नहीं है। ये सब मजाक की बातें थी, कहने की बातें थी और इसको बोल करके वो हंस दिया करता था। पहले तो निशा भी हंसती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन ये चीज उसे परेशान कर रही थी। उसने कई बार कार्तिक को कहा था, कार्तिक देख भाई यार मुझे ना ये चीज़ें पसंद नहीं है। देख मैं जानती हूँ तेरी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे पसंद नहीं तो रहने देना। मैं जानती हूँ तू मेरा छोटा भाई है और ये सब चीज़ें जो है तुझे अच्छी लगती होंगी, बट ऐसा नहीं। कार्तिक कहता मैं तो बस तुझसे मजाक कर सकता हूँ, अब तू भी मना करेगी तो किससे मजाक करूँ। बहन भी इस बात को समझती थी, लेकिन आज की बात कुछ अलग ही थी। वो चिढ़ गई थी, काफी ज्यादा चिढ़ गई थी। आज निशा ने कहा देख अब मजाक बंद कर, अब ठीक नहीं। कार्तिक ने कहा क्या कर लेगी तू, मैं तो करूंगा मजाक, तुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। पापा को बोलेगी, जीजू को बोलेगी, जा बोल दे। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस आज उसने अपने भाई को एक बात गुस्से में बोल दी और उसने कहा मैं चाहती हूं तेरा ना मुंह टूट जाए, तेरी जबान कट जाए, तेरी आवाज चली जाए। ये तीनों चीजें जो मैंने कही, इसे ध्यान से सुना ना आपने। ये उसने अपने भाई को बोला और उसके भाई ने कहा हाँ हाँ चल, देखें तेरे जैसे बहुत, चल चल।
वो चला गया। इतना ही कहना काफी था कि निशा को अपने पीछे किसी के गुस्से में घुर्राने की आवाज साफ साफ सुनाई दी। कोई गुस्से में था, काफी ज्यादा गुस्से में। उसका भाई चला गया एंड उसको यहाँ पर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना था। वो रोड से जा रहा था, बाइक उसके पास में थी कि अचानक से राज के पास में किसी का कॉल आता है एंड वो कहते हैं कि ये लड़का जो है जिसके स्पाइक्स बाल हैं और इसने जो यहाँ पर ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी है, इसी के साथ में अपाचे जो इसके पास में बाइक है, ये आप ही का बेटा है ना? कि इसके लास्ट डायल के अंदर आपका नंबर था तो मैंने कंफर्म करना चाहा। उन्होंने कहा हाँ जी, लुक तो वैसा ही था। तो उन्होंने कहा हाँ जी। कहा कि भाई साहब इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया नेशनल हाईवे पे, बहुत ज़्यादा इसे चोट लगी है और ये अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। राज ने आव देखा ना था और इसी के साथ साथ निशा भी उनके साथ चली गई। निशा को याद भी नहीं था कि उसने क्या कहा है। वहां पे जाकर के डॉक्टर ने कहा कि ये जो लड़का है इसका मुंह जो है वो टूट चुका है, इसके जो कई सारे दांत हैं वो यहाँ पर चले गए हैं, जबान इसकी कट गई है और इसी के साथ साथ इसके गले पर भी काफ़ी चोट आई है, जिसके चलते शायद इसके वोकल कॉर्ड्स भी डैमेज हो गए हों। वो कंफर्म नहीं था, लेकिन ये बात पक्की थी कि उसकी ज़बान कट गई है, उसके दांत यहाँ टूट चुके हैं और उसके चलते अब वो कभी भी बोल नहीं सकता था। ये पॉसिबल था ही नहीं। निशा ने जैसे ये बात सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे याद आया, मैंने ऐसा ही तो कहा था और ये चीज़ सच कैसे हो सकती है? मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे हो गया? उसने गुस्से में ज़रूर कहा था लेकिन इंटेंशन गलत करने की नहीं थी। उसे अघोरी की कही हुई बात याद आती है कि वो आत्मा किस रूप में आएगी और वो क्या कर जाएगी, इसके बारे में किसी के पास में भी पुख्ता जवाब नहीं है। कमाल की बात देखिए आप, रीमा ने अपने ही बेटे को इतना नुकसान पहुंचा दिया। वो उसका जो खून था उसे ही उसने मारा। निशा को बड़ी हैरानी हुई कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उसे एक चीज नहीं पता थी कि अगर किसी ऐसी आत्मा को बुलाया जाए तो वो आत्मा सही गलत में फर्क नहीं करती, वो सिर्फ गुलाम होती है। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में वो निशा की गुलाम थी। निशा को छोड़ करके जो भी उसको यहाँ दुखी करेगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। निशा अपने फादर से ये बात शेयर नहीं कर सकती थी। राज को तो कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे घर में चल क्या रहा है। उसे लगा लड़के का ऐसी एक्सीडेंट हो गया होगा। ओवर स्पीडिंग में वैसे भी वो रहता ही था, हमेशा बाइक इधर उधर जिगजैग चलाता था, तो हो सकता है। बाकी उन्होंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठेगी। निशा घर गई। घर पे जाते ही उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, बेटा अब तो खुश है ना? अब जो तुझे दुखी करता था वो कुछ बोल नहीं सकता, अब तो ठीक ना बेटा? कोई और दिक्कत है तो मुझे बता, मैं उसे दूर कर दूंगी। निशा यहां पे गुस्से में कहती है अपनी मां को, वो आपका बेटा है, आपका सगा बेटा, आपने उसे मार दिया। एक मां अपने बच्चे को मार दे, इतनी बेरहम कोई मां कैसे हो सकती है? मैंने तो बस ऐसे ही ये बात बोली थी। ये नोक-झोंक तो बचपन से होती आई है, जब आप जिंदा थी तब भी तो ये बातें होती थी, आप कैसे भूल गई? लेकिन रीमा का रिएक्शन तो कुछ और ही था। रीमा सिर्फ निशा को देखते हुए इविल स्माइल पास कर रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि निशा यहां क्या कह रही है, कोई फर्क नहीं। कुछ 2-3 दिन तक मल्होत्रा परिवार में बिल्कुल शांति रही। वो लोग लगातार कार्तिक को देखने जाते थे और हॉस्पिटल में उसकी केयर करते थे। 3 दिन के बाद में कार्तिक को होश आया और डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। बस यही कहा कि बाकी हड्डियां वगैरह सब सलामत हैं, लेकिन इसका जो फेस वगैरह है वो बिगड़ चुका है। वो घर आ गए और घर पे आकर के
राज उससे यही पूछ रहे थे कि बेटा तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस गाड़ी वाले ने मारा, तू मुझे बता, एटलीस्ट मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, किसी से बात करूंगा। कार्तिक कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ निशा की ओर देख रहा था। राज ने निशा की ओर देखा और कहा, तुम्हें कुछ पता है क्या? उन्होंने कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता। उसने बस इतना ही कहा और इसको कहने के बाद में वो रूम से बाहर। राज ने कहा, कार्तिक मैं हर एक घंटे में 1 या 2 बार चक्कर मारता रहूंगा, तुम्हें जो भी ज़रूरत हो, ये पेन और पेपर है, इस पे लिख के बता दो बेटा। अब बोल तो पाओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो बहन आ जाएगी तुम्हारी। वो उठ करके जा ही रहे थे कि कार्तिक ने उनका हाथ पकड़ा और इशारा किया कि बैठ जाओ। वो बैठ गए। कार्तिक उठा, उसने कॉपी ली और उसके ऊपर ब्लैंक पेपर पे उसने लिखना शुरू किया। उसने पूरी बात डिटेल में बताई कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था उस दिन और उसकी बहन ने यहाँ पे क्या बोला। इसी के साथ साथ उसने ये कहा, पापा मुझे ऐसा लगता है मम्मी वापस आ गई, और मम्मी अब वापस जब आई है ना तो वो बहुत भयानक रूप में आई है। ये मेरा दिल गवाही दे रहा है, मैं नहीं जानता सच क्या है, क्योंकि दीदी के तेवर वैसे ही बदल रहे हैं जैसे उस वक्त पर हुआ करते थे जब मम्मी की आत्मा यहाँ पर भटक रही थी। राज कहते हैं कि बेटा ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हें मारेगी? वो मुक्त हो चुकी है, पंडित ने कहा था ना, वो मुक्त हो चुकी बेटा, सब कुछ पास्ट की बात है। तुम्हारी बहन इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। हाँ वो थोड़ी है, दिमाग से थोड़ी पैदल जरूर है, लेकिन बेटा वो कभी भी मुसीबत को ऐसे क्यों मोलेगी? उसके सामने सब कुछ हुआ है, वो जानती है। कार्तिक आगे लिखता है, पापा मुझे ऐसा लगता है, आप दीदी से पूछो। उन्होंने कहा, देख बेटा पूछने की कोई बात नहीं, मुझे तेरे पे भी भरोसा है, मुझे उस पे भी भरोसा है, लेकिन ये तेरी गलत फहमी है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करेगी? उसने तो मजाक में कहा होगा और तू इस बात को सीरियसली ले रहा है। कभी कभी मुंह से कही हुई बातें सच हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे का मतलब ये नहीं कि तेरी माँ तुझे मारना चाहेगी, ऐसा नहीं होगा बेटा। राज उठे और उन्होंने कहा, तुझे पानी वानी चाहिए? तो उसने गर्दन हिलाई, उसने पानी वानी पिया और कहा, बेटा इन सब बातों को मन से निकाल दो, ऐसा नहीं होता। वो यहां से चले गए। वो जब जा रहे थे उन्हें यहां पर कार्तिक के घुर्राने की आवाज सुनाई दी। कार्तिक घुर्रा रहा था, लेकिन कैसे? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कार्तिक तो बेड पर शांति से सो रहा था। उन्हें लगा ये घुर्राने की आवाज किसकी? शायद मैं बहुत सोच रहा हूं और इसी के चलते मैं भी ऐसे बिहेव कर रहा हूं। उन्होंने कार्तिक को उठाया और पूछा, बेटा तुमने कुछ कहने की कोशिश की थी क्या? कार्तिक ने गर्दन हिलाई। उसके बाद में वो चले गए। कुछ यहाँ पर 3-4 घंटे बीते, लेकिन कार्तिक ने उन्हें कॉल नहीं किया। डॉक्टर ने कहा भी था कि कार्तिक को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो शायद सो गया, उनके सामने तो सोने गया था। 4 घंटे के बाद में राज ने सोचा कि एक बार जाकर के मैं देख लूं कि लड़का ठीक है या नहीं। उन्होंने यहाँ पर जैसे ही गेट खोलने की कोशिश की, गेट अंदर से लॉक्ड था। उन्हें लगा लॉक करके क्यों सो रहा है, ये लॉक करके तो कभी नहीं सोता। उन्होंने और 3-4 बार इधर गेट को खटखटाया और आवाज लगाई, कार्तिक कोई प्रॉब्लम है बेटा, गेट खोलो। किसी ने नहीं खोला। 10-15 मिनट इसी उधेड़-बुन में बीत गए। राज का सीना बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, उन्हें लग रहा था कि कोई दिक्कत जरूर है। उन्होंने गेट तोड़ा, वो अंदर गए और जो उन्होंने अंदर जाके देखा वो कोई भी बाप यहां नहीं देख सकता। उन्होंने देखा कि उनके बेटे की उंगलियां जो हैं वो कटी पड़ी हैं, सारी उंगलियां, हाथ की भी पैर की भी। इसी के साथ में जो उसका पेट है उसको किसी ने यहाँ पर हाथों से नोच रखा है, खून टप टप करके टपक रहा है। लड़के का जो मुंह है वो पूरा खुला हुआ है, बाल उसके उखड़े हुए हैं एक जगह से,
और ये तक भी हैवानियत जैसे काफ़ी नहीं थी, वो लड़का यहाँ फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और उसकी बॉडी में से खून लगातार टपक रहा था। दिस वॉज नॉट द केस ऑफ सुसाइड। सुसाइड आदमी इतनी भयानक तरीके से नहीं करेगा। राज समझ चुके थे, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ पर राज ने निशा से पूछा, निशा तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? कार्तिक झूठ नहीं कह सकता, कुछ तो दिक्कत ज़रूर है, मुझे सच सच बताओ यहाँ क्या हुआ। निशा मुंह नीचे करके बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। राज ने कहा, बहुत हो गई ये हरकतें, चुपचाप बता दे यहाँ तूने क्या किया है, कितना तूने रायता फैलाया है, सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बेटा मर गया है, मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता, सच सच बताती है या नहीं? उसने कहा, पापा मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं पता। राज भी क्या ही कर लेते, 25 साल की लड़की को मारेंगे पीटेंगे तो नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। उदास होकर चले गए वो। अंतिम संस्कार वगैरह हुआ उसका और रात में कुछ थोड़े पल के लिए ही वो सो रहे थे कि उन्हें अपनी मरी हुई बीवी यहाँ दिखाई दी और आज वो बहुत गुस्से में थी और उसने कहा, अगली बार मेरी बेटी को कुछ कहा ना तूने, तेरी इतनी गंदी हालत करूंगी ना कि लाश को भी कोई पहचान नहीं पाएगा। मेरी बेटी से दूर रह और किसी को अगर तूने बताने की जुर्रत की तो फिर तू देख मैं तेरा क्या करती हूं। राज सपने से उठे और उन्होंने इधर उधर देखा, इधर उधर कोई नहीं था, लेकिन ये भयानक सपना आज उन्हें कैसे आया? अपनी बीवी का सपना उन्हें पिछले 5-7 साल में नहीं आया था, आज कैसे? बहुत हैरानी की बात थी। उन्हें ये सपना जो था ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अब वो अपने मन को दिलासा नहीं दे सकते थे ये कह करके कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं तो ऐसा सपना आ गया। नहीं, ये सपना उन्हें कभी ऐसा नहीं आया। उनकी बीवी तो शांत स्वभाव की थी, इतनी भयानक तरीके से तो कभी उसने बात जीते जी नहीं करी थी। मरने के बाद तो वैसे ही लोग नहीं आते और इसकी तो मुक्ति भी हो चुकी 2-2 बार, अब ये कहां से आ गई? उन्होंने अपनी बेटी से इसके बारे में जिक्र किया, उसके पास में गए और कहा, सच सच बता दे निशा, आखिर मामला है क्या? क्योंकि अब मौत जो है ना वो मेरे सर पे मंडरा रही है और मैं मर गया ना तो भी गम नहीं, मरेगी तू भी, और तू पागल हो के मरेगी। तू याद रख, जो भी वो आत्मा है जिसको तू अपनी माँ कहती है वो तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ बहुत पहले गुजर चुकी है। वो अपनी बेटी को यही सब बोल रहे थे और कह रहे थे सच सच बताते। निशा पहले तो अपने फादर की तरफ देखती है, उसके बाद में पीछे, और फिर कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। इधर इतने में ही राज ने अपनी बेटी को एक खींच करके थप्पड़ मारा, बहुत तेज गाल पे थप्पड़ मारा, उसके कंधे पकड़े और उसको हिलाया, झिंझोड़ा उसको और कहा, सच बता क्या है। जैसे ही उन्होंने ये किया, उन्होंने देखा किसी फोर्स ने उनको इतनी तेज की धक्का दे के मारा कि वो डायरेक्ट दीवार से जाके चिपक गए। वो डायरेक्ट दीवार पे उनका सर लगा और जैसे ही सर उनका लगा, उनके सर से बहुत सारा खून बहा और इमीडिएटली वो बेहोश हो गए। इसके आगे का उन्हें कुछ याद नहीं। उनकी आंख खुली तो हॉस्पिटल के बेड पे वो पड़े हुए थे। निशा से उन्होंने कहा, आखिर मामला है क्या? सच सच बता, आखिर मामला क्या है? उसने कहा, पापा आप ना मम्मी से ऐसे बात मत किया करो, मम्मी छोड़ो, आप ना मुझसे भी ऐसे बात मत करो, मम्मी को बुरा लगता है। कि उन्होंने कहा, तू पागल हो चुकी है, पूरी तरह से पागल। तेरी माँ 2007 में मर चुकी है, आज 2020 चल रहा है। इतने लंबे वक्त से मैं तेरा पागलपन झेलता आ रहा हूं, मेरा बेटा भी मर गया, मैं तब भी तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं, बस तेरे से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पागलपन को तू छोड़ दे, कम से कम मेरी एक औलाद तो जिंदा रहे। उन्होंने ये बात बोली और कहा, तेरी माँ मर चुकी है। जैसे उन्होंने तीसरी बार ये बात बोली, मर चुकी है,
किसी ने कांच की बोतल उनके सर पे दे के मारी, और जैसे ही कांच की बोतल पड़ी, इतने में ही निशा ने कहा नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो, अगली बार नहीं होगा, अगली बार नहीं, प्लीज 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 मत करो मत करो मत करो। इतने में राज को यहां पे किसी के खुर्राने की आवाज सुनाई देती है। राज ने अपनी बेटी से पोलाइटली बोला, बेटा सच सच बता दे, आखिर क्या करा है तूने, कितना रायता फैलाया है, कितना गोबर किया है, मुझे सब बता दे। उन्होंने हाथ जोड़ते अपनी बेटी को ये बात बोली। निशा रो पड़ी। उसने सारी बातें अपने फादर को A to Z बिल्कुल शुरुआत से बता दी कि इस तरीके से तांत्रिक पर गई थी, ये मैंने किया था, और कार्तिक के पीछे की बात क्या है, और वो आत्मा यहाँ पर क्या चाहती है, वो मुझे दुखी देखना नहीं चाहती और वो मेरे साथ ही रहेगी। उन्होंने जैसे ये बात सुनी, उन्होंने उस पंडित को कॉल करा और उसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। पंडित ने कहा ये आत्मा काफी ज्यादा जिद्दी है और इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बार आप मरेंगे तो उसके बाद में ये इसे भी मार डालेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा पंडित जी रास्ता बताइए। सबसे पहले तो पंडित ने कहा कि अपनी बेटी की ये पागलपने की हरकतें बंद करवाओ। आज अगर मैं इसको सही कर भी दूं और कल को अगर इसने फिर से इस चीज को बुला लिया ना, तो इस बार आप और ये नहीं मरेंगे, मैं भी मरूंगा और मेरे साथ में जितने भी लोग होंगे वो भी मरेंगे। क्या पता इस क्रियाक्रम को करते करते भी आप में से किसी एक की डेथ हो जाए, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, बहुत मुश्किल से जाएगी वो आत्मा, ऐसा उनका कहना था। पंडित ने कहा और ये काम जो है ये मेरे बस का है भी नहीं, मैं किसी बड़े गुरु को यहाँ बुलाता हूँ। तो उसने यहाँ पर किसी बड़े गुरु को बुलाया, उत्तराखंड से वो आए थे और वो बेसिकली वहीं दिल्ली पर ही थे, उस दिन वो दिल्ली में ही थे। तो वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा गुरुजी बताइए अब क्या करा जा सकता है। गुरुजी ने कहा देखो सबसे पहली बात तो ये कि इस लड़की को और इसके बाप को यहाँ पर मंदिर आना होगा, लेकिन वो आत्मा इन्हें मंदिर तक नहीं आने देगी। तो तुम एक काम करो, मेरे पास में ये रुद्राक्ष है जो मैं काशी से लाया था और ये प्योर रुद्राक्ष है, बिल्कुल प्योर रुद्राक्ष, और ये एक रुद्राक्ष जो है ये मैं लेकर के आया था। काश मेरे पास 2 रुद्राक्ष होते तो दोनों लोग सही सलामत आ जाते। एक रुद्राक्ष लेकर जाओ, ये उस लड़की को तुम पहनाओ। इसी के साथ साथ तुम्हें यहां पर जाते जाते लगातार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। हो सकता है कि तुम्हारी भी मौत यहां हो जाए, क्योंकि वो यहां पर नहीं आ पाएंगे। पहले तो उन्हें मंदिर आना ही होगा, लेकिन वो आने नहीं देगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तुम वहां जाओ और इस पाठ को करते जाओ। पंडित वहां से निकल करके वो जा रहा था कि रास्ते में उसे दिखता है कि कोई उसके बीवी बच्चों को मार रहा है। वो वहां पर जाता है, इतने में ही उसको दिखाई देता है कि किसी ने उसके बीवी बच्चों को बीच रोड पे यहां फेंक दिया और एक ट्रक उनको कुचल के चला गया। पंडित हड़बड़ा जाता है और वो जाता है वहां पर, वो सोचता है कि मैं इस चीज को रोकूं और ये चीज सच है या नहीं, लेकिन वहीं उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद ये एक छल है और अगर मैं इसके बीच में फंसा तो मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा। और कमाल की बात यही है कि वो इस छल में थोड़ा सा फंस गया था। आगे जब वो देखता है तो आगे कंप्लीट ब्लैकनेस थी, कंप्लीट ब्लैक, जैसे किसी ने ब्लैक स्क्रीन रख दी हो, जैसे रास्ता था ही नहीं वहां पर। उसने इस चीज को भुला दिया। रुद्राक्ष की जो माला थी उसकी जेब में थी, उसने उसको हाथ में लिया और आंख बंद कर करके सीधा सीधा वो चलता चला गया। उसे आगे दिखता है कि आगे कोई पेड़ गिर रहा है जिसके चलते वो जा ना पाए। अब करो या मरो वाली सिचुएशन थी उस पंडित के साथ में। वो उस रास्ते पर सीधा चलता चला गया, सोचा कि पेड़ गिरेगा तो गिरेगा। वो वहां से सीधा गया, लेकिन पेड़ गिरा ही नहीं और उसे दिखता है कि कोई भी पेड़ यहां गिरा हुआ नहीं था। अब रास्ता उसके लिए क्लियर था। वो लगातार इधर पाठ करता हुआ जा रहा था। रुद्राक्ष की माला भी थी उसके पास में, तो कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं। वो सीधा चला गया। उस लड़की के गले में उसने जाते ही रुद्राक्ष की माला पहना दी। अब उसने पूछा कि अब अपनी मां से बात कर, लेकिन अब
उसे अपनी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। बाप कहता है, भाई आपने बहुत हम पे एहसान किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसने कहा, नहीं, कोई एहसान नहीं किया मैंने, अभी तो बला टली ही कहाँ है, वो शांत है लेकिन वो यहीं आसपास है। आप इसे और खुद को लेकर के मंदिर चलिए इसी वक्त पर, वहां पर जाकर के क्रियाक्रम होगा अच्छे से, और तब जाकर के शायद मुक्ति उसे मिले, क्योंकि काले जादू से वापस आई है वो, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, और अगर चली भी जाए तो भगवान की कृपा मान लेना। राज ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, जितने भी लोगों को वो जानते थे। कुछ यहाँ पर 20-22 बंदे इकट्ठे हुए और उनके साथ में वो मंदिर गया, पैदल मंदिर गया। पंडित ने कहा था, कार का इस्तेमाल मत करना, हो सकता है कार पलट जाए, तुम मर जाओ या तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, रोड के किनारे चलो। 3.5 किलोमीटर दूर वो मंदिर है, लड़की को कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधी जाएगी। हाँ, तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है। उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उसने भी बस यही कह दिया कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते रहो और यहाँ चलते रहो। जैसे वो आदमी यहाँ चल रहा था, उसे दिखाई देता है कि उसका बेटा बीच सड़क में घायल हालत में उसके सामने खड़ा है। वो देखता है और वो भागता है वहां पर, क्योंकि पंडित ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो भागता है और जैसे ही वो इस चीज को कर रहा होता है, उसको दिखाई देता है कि एक कार जो है वो लगभग उसके पास आ चुकी है। वो साइड हटता है वहां से और इतने में ही उसकी जान बस जाते जाते ही बचती है। पंडित उससे कहता है, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन तुम्हारी बीवी किसी भी हालत में तुम्हें वहां नहीं जाने देगी। बस इस चीज को इग्नोर करो, इस छल को इग्नोर करो। तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं दिख रहा है, वो सीधी जा रही है। लड़की भी देखती है कि बाप उसका क्या कर रहा है, वो चिल्लाती भी है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कोई भी छल यहां पर नहीं था। वो वहां मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाकर के इधर गुरुजी ने सारा इंतजाम कर लिया था। गुरुजी कहते हैं, उस औरत का क्रियाक्रम दोबारा करना होगा और इस बार उसकी आत्मा जो है वो मुक्त नहीं हो पाएगी अगले 15 से 20 सालों तक। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, इस तरीके की आत्माएं ऐसी होती हैं कि इन्हें अगर फटाफट मुक्ति दे दी जाए तो ये वापस आ सकती हैं। इन्हें कैद किया जाता है, कैद करने के बाद में इन्हें राजस्थान में एक मंदिर है वहां डाला जाता है और वहां पर इन आत्माओं का इलाज होता है। इलाज इन द सेंस, इनको मुक्ति ठीक से कराई जाती है और वो भी इस तरीके से ताकि कभी लौट करके ना आ सके। और उस मुक्ति में मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 10 से 20 साल का लगता है। होने को 1 महीने में भी हो जाए, 15 दिन में भी हो जाए, 1 दिन में भी हो जाए, या फिर 10 से 20 साल के अंदर अंदर। 20 साल में बहुत कम होता है, वैसे 10 साल के अंदर अंदर हो जाता है। उन्होंने कहा, ये सब बात छोड़िए पंडित जी, बस मुक्ति करवाइए। पंडित ने यहाँ पर घेरा बनाया, व्हाइट सर्कल बनाया, उसकी वाइफ की तस्वीर ली और उस लड़की के गले में से रुद्राक्ष की माला बाहर निकाली और अपने पास रख ली और पूछा, तेरी माँ कहाँ है? उसने कहा, वो बाहर खड़ी है, मंदिर के बाहर। उन्होंने कहा, बुला उसे। उसने कहा, वो यहाँ नहीं आएगी। पंडित ने यहाँ पर क्या किया, उसने हवन कुंड को जलाया, उसके अंदर भभूति वगैरह डाली उसने। इसी के साथ में जो रीमा की फोटो थी उसको रखा। रीमा की फोटो के ऊपर उसने यहाँ पर गंगा जल छिड़का और यहाँ पर उन लोगों ने साफ देखा कि गंगा जल छिड़कते ही फोटो के ऊपर फोटो में से धुआं आने लगा, जबकि आग वाग के पास तो उसको लेकर के जाया ही नहीं गया था। धुआं उस फोटो में आने लगा और धीरे धीरे करके वो फोटो जल गई, पूरी मिट्टी हो गई। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, कोई ऐसी चीज थी जो उसको बहुत प्रिय हो? तो हाँ, रिंग थी, और वो रिंग हमेशा निशा अपने साथ में ही रखती थी। अघोरी ने कहा था उसे, रिंग किसी भी तरीके से किसी और पे नहीं जानी चाहिए। तो उसकी पॉकेट में वो रिंग रहती थी। फादर के सामने तो पहन नहीं सकती थी वो रिंग, क्योंकि वो रिंग जो थी वो तो भाई दुनिया के हिसाब से गायब थी। उसके फादर ने कहा, रिंग कहां से आई? ये तो गायब हो गई थी। उन्होंने कहा, आपकी बेटी बहुत शातिर है, रिंग इसने शुरुआत से ही अपने पास रखी थी। इस बात को सुनते ही राज को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा,
जब पहली दफा इसका क्रियाक्रम हो रहा था, तेरे से हमने पूछा था रिंग कहाँ है, तूने रिंग क्यों नहीं दी? इसका क्या जवाब देती वो? उसने कहा बस मम्मी कहती थी मेरी सगाई पे वो रिंग पहनाएंगी, मैंने इसलिए रख ली। वो बहुत दुखी थे अपनी बेटी के इस पागलपन को देखते हुए। उन्होंने उस रिंग को खोला। उस रिंग के अंदर उन्हें यहाँ पे खून की बूंद दिखाई दी जो बिल्कुल फ्रेश थी। याद है आपको, अघोरी ने यहाँ पे काला जादू किया था सेकंड पार्ट के अंदर, तो खून की बूंद टपकाई थी उसने, लेकिन वो बूंद बिल्कुल फ्रेश थी। उन्होंने उस फोटो को निकाला और उस फोटो को यहाँ पे फाड़ करके उस फोटो को अग्नि में डाल दिया। अग्नि में डालते ही उसकी मां की तो फोटो जल गई, लड़की की फोटो नहीं जली। उन्होंने यहाँ पे गंगा जल लिया, उस लड़की की फोटो पे भी डाला, वो भी जल गई। पता नहीं वो क्या चाहती थी कि वो ना जले। फोटो वो जल गई, रिंग को भी डाल दिया, रिंग भी एकदम काली पड़ गई, बिल्कुल वो रिंग जल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे रुद्राक्ष की माला उस लड़की को वापस पहनाई और यहाँ पे उस रिंग को जो जल चुकी थी उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल करके मंदिर के बाहर उसे ले गए और उन्होंने उस रिंग को यहाँ चप्पलों से मारा। रिंग के ऊपर मतलब चप्पल दे के मारी, बहुत तेज चप्पल मारी। पता नहीं क्या रिचुअल था क्या नहीं, किसी को नहीं पता। फिर इस रिंग को वापस धोया, धो करके अंदर लाए और एक बॉक्स था, उस बॉक्स में उस रिंग को उन्होंने डाल दिया और ऊपर से बॉक्स बंद किया और उसके बाद में एक यहाँ पर ऑरेंज कलर का कपड़ा उस बॉक्स के ऊपर बांध दिया और यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया। तो उन्हें दिखाई दिया कि वो जो कपड़ा था उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। इसको देख के वो दोनों बाप बेटी डर गए। गुरुजी ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम राजस्थान ले जाएंगे, अब वहाँ पर इसका काम हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र होके घर जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग चले गए, राजस्थान में वो रिंग भी चली गई। अब लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था 2023 चल रहा है, लेकिन अभी भी उस लड़की की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। दरअसल इस इंसिडेंट के होने के बाद में वो दोबारा कहने लगी कि पापा मुझे मम्मी दिखाई देती है, पापा मम्मी मुझे ले जाएगी, ये है फलाना ढिमकाना, वही शुरुआत का रोना जो लगातार इस कहानी में चलता आ रहा है। उसके फादर ने दोबारा पंडित को बोला, पंडित ने कहा अब कोई टेंशन नहीं है। मैंने फिर भी इधर तहकीकात कर ली, गुरुजी को भी मैंने बोल दिया, गुरुजी ने भी इधर कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लड़की या तो बहुत बड़े सदमे में है या सचमुच ही पागल है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ अब आप, हमें नहीं पता कि हम क्या करें। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कच्ची उम्र में जो इसको सदमा पहुंचा था इसकी माँ के जाने का, वो गम इसको आज भी सता रहा है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो पागल खाने में डाल दो या आप खुद केयर कर लो। उन्होंने कहा भाई मैं पागल खाने में कैसे डालूं। इसके साथ साथ जो राहुल के साथ में रिश्ता था वो भी टूट चुका था, उसको भी सारी सच्चाई मालूम चल गई थी कि होने वाली दुल्हन उसकी पागल है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। तो डॉक्टर ने यहाँ मेडिकेशंस वगैरह दी, स्लीपिंग पिल्स थी और बाकी भी कुछ पिल्स थी जो यहाँ ब्रेन को रिलैक्स कर सके, सारी पिल्स वगैरह थी, तो वो सब कुछ दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके ये जो दौरे हैं ये कम होते चले जाएंगे, कुछ 5 से 7 साल लगेंगे, उसके बाद शायद ये ठीक हो जाए, शायद, कंफर्म नहीं। 3 साल हो गए इन बातों को, 3 साल से उसकी लगातार दवाइयाँ चल रही हैं। वो भी जानती है कि उसे इस तरीके के दौरे पड़ते हैं, ऑल्दो कभी भी उसको अपनी मॉम रीमा नहीं दिखाई दी, ना ही कभी कुछ अनयूजुअल हुआ घर के अंदर, ना ही उसने कुछ काला जादू वगैरह करने का ट्राई किया। लेकिन जो दौरे उसको पहले दिन में 6 से 7 बार पड़ते थे, अब हाँ उनकी इंटेंसिटी ऐसी हो गई है कि 10 दिन में एक बार ही वो ये कहती है कि पापा मम्मी यहाँ पर दिखाई दे रही है। राज की तो मानो पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई। जीते जी अपनी बीवी को खोया उन्होंने, फिर अपनी बीवी को वापस आते हुए देखा उन्होंने, फिर उसका दोबारा अंतिम संस्कार करवाया उन्होंने, फिर अपने बेटे को मरते हुए देखा उन्होंने, उसके बाद में दोबारा अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कराया, उसके बाद में अब उनकी बेटी की ये हालत है। खैर जो भी हुआ उसको अब कोई कैसे टाल सकता है।
एक आस जिसके चलते वो बस जिंदा है। उनको यही लगता है ये एक दिन उनकी बेटी यहाँ ठीक हो जाएगी, और ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यही था पूरा का पूरा सिनेरियो, यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही क्रीपी और हॉरर इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कीजिए। और रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं लोगों के सामने उसी तमीज़ के साथ रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे डीएम इंस्टा पे कर सकते हैं। बाकी अगर पुराने दोनों पार्ट्स नहीं देखें तो जाकर देखिए, उन्हें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उन्हें भी चेकआउट कीजिए और बताइए वो पार्ट्स आपको कैसे लगे। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।